हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPCS 186 का यूनिट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। तो शुरुआत करते हैं पहले मॉडल से। पहला मॉडल है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये कैनन नाम के स्कॉलर देते हैं। कैनन ये कहते हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक ऐसा आउटकम है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल डिमांड का, जो कि एक इंडिविजुअल की नेचुरल स्टेट को यहाँ पर इम्बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर एक बार और समझें तो कैनन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एक ऐसा आउटकम है एक इन्वायरमेंटल डिमांड का, जो कि एक इंडिविजुअल की जो नेचुरल स्टेट, जो हम कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट है, उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जब एक इंडिविजुअल उसकी नेचुरल स्टेट में इम्बैलेंस पाता है, तो वो इंडिविजुअल अपनी बॉडी में कुछ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स को यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, ताकि जो इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसको इम्बैलेंस ना करते हुए हम यहाँ पर अपनी बॉडी में होमोस्टेसिस यानी अपनी जो नेचुरल स्टेट है वो यहाँ पर बरकरार रख सकें। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो इसमें ये कहा जाता है कि जब भी एक सिचुएशन में जब इंडिविजुअल होता है और उस इंडिविजुअल को लगता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए थ्रेटनिंग है या मुझे ये अनकंफर्टेबल लग रही है, तो उसकी बॉडी जो रहती है वो या तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है या उससे भागने के लिए तैयार रहती है। यही हमें इस थियरी में बताया गया है कि इस थियरी में ये कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल जब भी एक थ्रेटनिंग यहाँ पर सिचुएशन में होता है, तो उसकी बॉडी में कुछ वो सर्टेन टाइप्स के साइकोलॉजिकल चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है, जो कि उसे बताते हैं या तो उसे रेडी रहना है लड़ने के लिए या उसे भागने के लिए तैयार रहना है। अब ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि स्वेटिंग। ठीक है कि हम कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर दंगे होने लगते हैं, तो हमें पसीना आने लगता है, हमें टेंशन होने लगती है, तो हमें स्वेटिंग आती है। तब हमारी बॉडी को लगने लगता है कि या तो हम इससे लड़ेंगे या तो हमसे भागेंगे। यही सारे जो मैकेनिज्म्स होते हैं, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट तेज़ होती है और पल्स रेट भी यहाँ पर बढ़ने लगता है। इसी की वजह से हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है, जो कि हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें या तो लड़ना है या भागना है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद इस मूवमेंट में जहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है, तो इस समय पर जो इंडिविजुअल की बॉडी है वो उसकी एनर्जी को, बॉडी सिस्टम्स जहाँ पर भी जो एनर्जी है उसकी नीड नहीं है, वहाँ पर उन एनर्जी को कट डाउन कर देगी, और जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी की नीड है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वहाँ वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चालू कर देगी। तो यही हमें इस पर्टिकुलर थियरी में बताया जाता है। अगर यहीं हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसमें कहा जाता है कि अगर एक इंसान सडनली एक सांप के पास आ जाए या उसे देख ले, तो उसका रिस्पॉन्स यही रहता है कि या तो इससे निपटने की कोशिश करो या तो इससे भाग जाओ। यही दो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। तो एक इस सिचुएशन को लेकर कि एक इंसान एक सांप को देख लिया, उसकी बॉडी अब रेडी हो रही है कि या तो वो उससे भागेगा, उससे लड़ेगा या उससे भागेगा। इसी सिचुएशन को देखते हुए उसकी बॉडी अब प्रिपेयर होने लगेगी। जो भी डिसइक्विलिब्रियम सांप को देखने के बाद क्रिएट हुआ, अब बॉडी क्या करेगी, ये जो डिसइक्विलिब्रियम है वो बना ना रहे, उसको सही करने के लिए, होमोस्टेसिस को यहाँ पर अचीव करने के लिए वो कुछ सर्टेन तरीके के साइकोलॉजिकल चेंजेस को यहाँ पर फेस करेगा, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो गई, पल्स रेट तेज़ हो गई, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को लगे कि या तो उसे उस सांप के साथ लड़ना है, उससे निपटना है, या उस सांप को देखकर उसे भागना है। यही चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर थ्योरी में बताई गई हैं। अब बात करते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS। ये पर्टिकुलर टाइप का जो मॉडल है, ये इग्नो में बार बार पूछा जाता है। तो शुरुआत होती है इसकी हैंस सेलिया नाम के एक स्कॉलर से। तो ये जो स्कॉलर होते हैं उसमें ये 3 स्टेजेस बताकर रखते हैं कि एक इंडिविजुअल जब भी एक ऐसी सिचुएशन में हो जो कि स्ट्रेसफुल है, एक इंडिविजुअल उसमें 3 स्टेजेस मतलब 3 तरीके की स्टेजेस में रहता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है अलार्म रिएक्शन की। अब अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि भई ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है कि ये तो हमारे लिए थ्रेटनिंग होने वाली है। तो हमारी बॉडी ने एक रिएक्शन दिया
कि अब ये तेज होने वाली है, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो ऑटोमेटिकली जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस की वजह से एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा। ये सेम वही फ्लाइट एंड फाइट मॉडल से यहाँ पर लिया गया है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी इंडिविजुअल है वो किसी सर्टेन तरीके के साइकोलॉजिकल चेंजेस को फेस करेगा, जिसे हम यहाँ पर काउंटर शॉक के नाम से जानते हैं, जिसके जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं एक इंडिविजुअल के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट किसकी वजह से होते हैं? ये एक्टिवेट होते हैं एंड्रोकॉर्टिकल जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं उनके एनलार्जमेंट से, और जो भी एडर्नल ग्लैंड्स है, जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है उसकी वजह से हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं किसी भी इंडिविजुअल में वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस समय तक आते आते जो बॉडी होती है वो किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन का हमें देखना पड़ता है कि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए अगर हमें फेस करना है तो। अब जो एनर्जी फेस करने के लिए चाहिए वो ये यहाँ से आती है कि जो भी इंडिविजुअल के नॉन एसेंशियल सिस्टम्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठते, जैसे कि डाइजेशन। अब हम जैसे कि एक लड़ाई में जा रहे हैं, कहाँ पर दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ हम अपना डाइजेशन देखेंगे, पाचन देखेंगे या इम्यून सिस्टम देखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो इस समय पर जो इंडिविजुअल की बॉडी है वो सारे नॉन एसेंशियल जो फंक्शंस हैं जो कि बेफालतू की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से एक इंडिविजुअल की बॉडी अब इन सभी एनर्जीज को यहाँ पर रिसीव नहीं करेगी, इनको कट डाउन कर दिया जाएगा। और जो भी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लड़ने के लिए चाहते हैं वहाँ पर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। ये होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज पर जाएं तो सेकंड स्टेज आती है हमारी रेजिस्टेंस की, जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अडेप्ट कर चुके होते हैं, जहाँ हमें पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए यहाँ पर थ्रेटनिंग है। इसकी वजह से होता क्या है कि जहाँ पर इंडिविजुअल का जो एडेप्टेशन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और इस स्टेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। वही ऊपर वाली ही बात इसमें कही गई है कि जो भी नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं रिसीव होगी। यहाँ पे जो भी एनर्जी आती है वो कट डाउन हो जाएगी और इंडिविजुअल इस स्टेज में भी कुछ सर्टेन टाइप्स के साइकोलॉजिकल चेंजेस को फेस करेगा, जैसे कि रैपिड ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इंक्रीजिंग पल्स रेट। अब ये सारी एक्टिविटीज़ इसीलिए होती हैं ताकि जो भी है इम्बैलेंस यहाँ पर उस थ्रेटनिंग सिचुएशन में आए हुए स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हुआ है, वो स्ट्रेस ना रहकर अब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम और बैलेंस स्टेज पे आ जाए। इसी की वजह से हम यहाँ पर रैपिड ब्रीदिंग करने लगते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और पल्स रेट बढ़ जाता है। और ये जो स्टेज है इसकी ड्यूरेशन यहाँ पर वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब ये देखा जाता है कि वो स्ट्रेसर कैसा है, वो ट्रिगर पॉइंट कैसा है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। अगर वो बड़ा है तो ये स्टेज भी लंबी खींचेगी, अगर वो छोटा है तो ये स्टेज भी लंबी नहीं खींचेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके नेचर पर डिपेंड रहती हैं। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है एग्जॉशन की, जहाँ पर जो एडेप्टिव मैकेनिज्म्स या जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन दी फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि हमने सारी एनर्जी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लड़ने के लिए लगा दी। अब हमारी जो फिजिक है वो वैसा तो रहेगा नहीं जैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लड़ने के लिए रहा। तो इसी की वजह से जो फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनमें डिक्रीज आने की वजह से जो भी हमारे एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स हैं वो यहाँ पर कोलैप्स करना चालू हो जाएंगे, जहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है वो इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यहाँ पर इन्हें एक्सपीरियंस करता है, जहाँ पर उसके फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज डिप्लीट होने चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे करते हुए ये उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें एक GAS नाम के जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताई गई। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल की। अब ये जो मॉडल है यहाँ पर लेजरस और उसके कलीग्स यहाँ पर देके रखते हैं। लेजरस को ये लगता है कि जो स्ट्रेस होता है वो तभी होता है जब एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, और इसी इंटरेक्शन में अगर वो कॉग्निटिव स्किल्स का यूज़ करे तो वो एक अप्रेजल बना सकता है, ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि ये पर्टिकुलर आने वाली सिचुएशन है इन्वायरमेंट में, क्या वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है या वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। फर्दर ये कहते हैं कि जो कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल है उसमें कहा जाता है
कि जो इंडिविजुअल है जब भी वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है तो उसे सबसे पहले एक अप्रेजल बनाना चाहिए, कॉग्निटिव अप्रेजल जिसे कहते हैं, जहाँ पर एक प्राइमरी अप्रेजल होता है और एक सेकेंडरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल में ये देखा जाता है कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स मेरी फिजिकल एस्पेक्ट में हुए हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हुए हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, कि क्या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हुई उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से। ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल को एक प्राइमरी अप्रेजल में बनाकर रख लेनी चाहिए। सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी अप्रेजल। अब सेकेंडरी अप्रेजल यही है कि जो भी जो इंडिविजुअल, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेकेंडरी अप्रेजल की। तो हमने प्राइमरी अप्रेजल में देख लिया कि हमारी बॉडी में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से क्या क्या फिजिकल नेगेटिव इफेक्ट्स हुए और क्या क्या साइकोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। सेकेंडरी अप्रेजल में अब ये इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि क्या जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में और फिजिकल एस्पेक्ट्स में, क्या वो उनको ठीक करने के लिए क्या उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर सके ताकि उसकी बॉडी पर कोई भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ना पड़े। तो ये सब कुछ हम सेकेंडरी अप्रेजल में करते हैं। अब बात आती है हमारे पास पर्सनल इन्वायरमेंट फिट मॉडल की। अब ये जो मॉडल है वो एक दो फ्रेंच स्कॉलर देते हैं जिनका नाम है हैरिसन एंड कैपलन। 1982 में मॉडल देते हैं। उसमें मेन एजम्पशन होता है कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के सामने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देनी है। एक ही सिचुएशन क्रिएट कर दी कि एक प्रेजेंटेशन देनी है और एक एम्प्लॉय है प्रेजेंटर। अब होगा क्या कि एक सिचुएशन है, अब एम्प्लॉय आया है यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसके सामने लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। अब इनको देखकर जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर एक सिचुएशन में आने लगेगा कि इतने सारे लोग मेरे सामने हैं, तो ऐसा ना हो कि जो भी मैं प्रेजेंट करूं इन्हें गलत लगे, मुझे गलत तरीके से जज करना चालू कर दें। अब ये सारी जो एजम्पशंस हैं वो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को यहाँ पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालने लगेंगी। अब इस मॉडल में हमें यही बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में होने वाली जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं या जो भी कुछ हो रहा है उसके लड़ने के लिए उसके पास अगर प्रॉपर मैकेनिज्म है तब उसे स्ट्रेस नहीं आने का। फॉर एग्जांपल जो भी लोग हैं, प्रेजेंटर को ये लगा कि मुझे तो सब आता है, ठीक है, ये सारे तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब प्रेजेंटर को इनकी कोई टेंशन है नहीं, तो अपना आराम से बढ़िया तरीके से वो प्रेजेंट करेगा बिना किसी स्ट्रेस के, भले ही इन्वायरमेंट उसका वैसा हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी मॉडल में हमें बताई जाती हैं कि एक इंडिविजुअल अगर उसके पास प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं अपने इन्वायरमेंट में लड़ने के लिए, जो भी उसको स्ट्रेस ना दें, तभी वो इंडिविजुअल बिना स्ट्रेस के अपना काम कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें हमारे पास एक पर्सन इन्वायरमेंट फिट मॉडल में कही जाती हैं। फिर आता है हमारे पास साइकोडायनेमिक थियरी। अब ये साइकोडायनेमिक थियरी जो है वो सिगमंड फ्रूड नाम के स्कॉलर देते हैं, तो जहाँ पर ये एक सिग्नल एंग्जाइटी और ट्रॉमेटिक एंग्जाइटी नाम के दो टर्म्स देते हैं। सिग्नल एंग्जाइटी का ये मतलब है कि ये एक छोटी अलार्म बेल की तरह होता है जो हमारे दिमाग में बजती है, जिसमें हमें पता लगता है कि जो भी हम पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं, क्या वो हमारे लिए थ्रेटनिंग है या वो हमारे लिए अनकम्फर्टेबल है। ये हमें इस पर्टिकुलर सिग्नल एंग्जाइटी में बताया जाता है कि जो जो भी चीज़ हम किसी भी सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं, ये अलार्म बेल हमें मदद करती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ये डिटरमाइन करने में कि क्या ये मेरी सिचुएशन जो है वो थ्रेटनिंग है या अनकम्फर्टेबल है। तो ये होता है हमारा सिग्नल एंग्जाइटी। वहीं अगर हम ट्रॉमेटिक एंग्जाइटी की बात करें तो ये इंडिविजुअल के अंदर आने वाली एंग्जाइटी है। अब ये इसे सेक्सुअल ड्राइव से यहाँ पर रिलेटेड कर देते हैं कि एक इंसान की जब रिप्रेस्ड सेक्सुअल ड्राइव होती हैं उसके अंदर एक एंग्जाइटी, मतलब एक फियर कह सकते हैं, एक सेंस ऑफ रिप्रेशन आने लगता है। उसकी वजह से वो एग्रेसिव बनने लगता है, ठीक है। अब उस एग्रेशन की वजह से वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए एग्रेसिवनेस की वजह से। तो यही सारी चीज़ें हमें ट्रॉमेटिक एंग्जाइटी में बताई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा साइकोडायनेमिक थियरी।
अब हम बात करते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी। अब इस थियरी का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि जैसे हम अगर स्ट्रेस को रेजिस्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप की हेल्प से उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर हम जीनोटाइप को देखें तो जीनोटाइप का ये मतलब है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो हमारे अंदर जीन्स हैं, जीन्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, उनके अंदर अगर कोई ऐसे जीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लड़ने के लिए काबिल हैं, तो वो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लड़ पाएगा। अगर ऐसे जीन्स नहीं है, कम उसकी इंटेंसिटी है, तो वो कम ऐसे इंटेंसिटी की वजह से उसको रेजिस्ट करेगा एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। अगर जीन्स हैं ही भागने वाले, तो वो इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने का ही नहीं, वो पहले ही भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर जीनोटाइप में समझते हैं। फिनोटाइप में क्या रहता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उसकी बॉडी कैसी है, ठीक है, क्या उसकी बॉडी इस तरीके से तैयार है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी बॉडी को अडेप्ट करे, कि जो भी उसमें इम्बैलेंस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करे, और उसकी बॉडी भी उसको रिस्टोर करने में उसकी हेल्प करे ताकि वो स्ट्रेस से निकल सके। तो ये सारी चीज़ें हम फिनोटाइप में समझते हैं। यही है हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी। अब बात करते हैं हम डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल की। अब ये जो मॉडल होता है वो कहता है कि स्ट्रेस को डिटरमाइन करने का सिर्फ जेनेटिक्स या सिर्फ ये फिनोटाइप का रोल नहीं होता। स्ट्रेस को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों को ही समझना पड़ेगा कि क्या एक इंडिविजुअल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेगा या नहीं। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो हेरिडेटरी जो हमारे में जीन्स हैं वो तो हमारी हेल्प करते ही हैं कि जिससे हमें पता चले कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा जाता है कि इन्वायरमेंट का भी एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट रहता है किसी भी इंडिविजुअल में डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे एक इंडिविजुअल यहाँ पर स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हमारे इस डायस्थीसिस स्ट्रेस मॉडल में बताई जाती हैं। तो यही है इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच।